हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विज़ाग गैस लीकेज केस कि जो विज़ाग गैस लीकेज केस है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आता है या फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आता है, और अगर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आता है तो कहाँ से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ, व्हाट इज़ द सीन बिहाइंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो आज पूरा डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो ये आया था वो आपका आया था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। हुआ क्या था आप इस डायग्राम समझिए। जो ये फ्लेचर है इसका जो लैंड है यहाँ पे कोल माइन नीचे डेवलप था, और जो रायलैंड का है उस पर रिजर्वॉयर डेवलप का बनाया गया, रायलैंड ने बनाया। तो जब रिजर्वॉयर बनाया तो उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक आर्टिफिशियल इंजीनियर्स को दिया था, जिन्होंने बताया कि आप अगर बनवाएंगे तो आपका जो रिजर्वॉयर अफेक्ट कर सकता है कोल माइन को। उन्होंने नहीं सुना, पर ये कंप्लीट होते होते उनका रिजर्वॉयर ब्रेक हो गया, मिल जो था उनका ब्रेक हो गया, और जिसकी वजह से डिसयूज्ड माइन शाफ्ट ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से जो कोल माइन में पानी चला गया। इसके पानी जाने की वजह से जो फ्लेचर थे वो प्लेंटिफ वो पहुंच गए, ट्रायल कोर्ट में पहुंच गए, और रायलैंड बन गए यहाँ पे आपके डिफेंडेंट। तो वहाँ पे जब कोर्ट पे पहुंच गए तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ वो आप देखेंगे। जस्ट अ मिनट। जो ये प्रिंसिपल अप्लाई हुआ वो था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसमें क्या इवॉल्व हुआ कि यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर आप उसमें हैज़ार्डियस सब्सटेंस रख रहे हो और अगर वो हैज़ार्डियस सब्सटेंस एस्केप कर गया और डैमेज कॉज किया है, देन द पर्सन हु इज़ कीपिंग दैट हैज़ार्डियस सब्सटेंस इज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर द एक्ट। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो कि यहाँ पे अप्लाई थी। ये रहे इसके असेंशियल्स। एक बार ये फिर से ये डायग्राम देख लिया आपने। अब आते हैं एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शंस क्या है इसके कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं भी अप्लाई हो सकती है जब आता है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट। अगर प्लेंटिव की खुद की गलती है, एक्ट ऑफ गॉड जैसे फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी डिफेंडेंट की नहीं किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्लेंटिव को हार्म पहुंचा है, और वॉलेंशिया नॉन फिट इंजूरिया मतलब कि प्लेंटिव्स ओन कंसेंट की वजह से प्लेंटिव को हार्म पहुंचा है। तो ये 4 एक्सेप्शंस हो गए जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आते हैं। पर इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या था कि पीएन भागवती जी ने, जो चीफ जस्टिस पीएन भागवती ने, यहाँ पे इन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व किया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी एंटरप्राइज या इंडस्ट्री अगर वो हैज़ार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस सब्सटेंस या फिर कोई वहाँ पे कर रही है काम, और जो वो पजेस क्या कर रही है, अगर वो लैक हुआ या फिर कुछ अगर वो लीक हुआ तो वो पोटेंशियल थ्रेट टू हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ की जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी हेल्थ और सेफ्टी का नुकसान उनको भी हो सकता है, और साथ में ही जो लोग आसपास रह रहे हैं या जो रह रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं लगेगा, ना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्योंकि पीएम भागवती जी ने बोला कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम इसलिए नहीं लगवाएंगे क्योंकि जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में लगी तो 19th सेंचुरी में लगी, उस टाइम जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व नहीं था। इन एडिशन टू दिस उन्होंने बोला कि जो हमारी इंडियन कंट्री है ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी इंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री वो क्या होंगी, अपने डैमेजेस पे करने से, कंपनसेशन पे करने से बच सकती है। इन एडिशन टू दिस उन्होंने ये बोला जो फॉरेन केस है हम एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, जो कि हमने रेफरेंस के लिए लिया, पर अब यहाँ पे इन्होंने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इवॉल्व किया, जो कि ये था जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस को हम ओलियम गैस लीकेज केस भी कहते हैं, जो श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स से जो ओलियम गैस लीक हुई थी दिल्ली में, जिसकी वजह से एक एडवोकेट की डेथ हुई थी और साथ में बहुत सारे लोग को डैमेज हुआ था। प्लस इन एडिशन टू दिस इसके पहले ही MC मेहता ने एक PIL कोर्ट में डाल दी थी, पर PIL डालने कुछ ही दिन बाद ये ट्रेजेडी हो गई। इस ट्रेजेडी के कुछ साल पहले ही
एक और भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, या फिर इसको हम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी ये बहुत ज़्यादा ही हिनोनियस डेंजरस ट्रेजेडी थी, जो कि आज भी लोग इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी लोगों में आज भी आ रही है। जो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, इसको हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी कहते हैं। और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए वाइल गिविंग एनी एग्जामिनेशन, किसी भी अगर ये प्रिंसिपल है और अगर उसके कुछ सिनोनिमस कुछ और भी उसको कहते हैं तो उसका वर्ड हमें पता होना चाहिए, नहीं तो आते हुए भी हम मार्क नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। अब आते हैं विजाक गैस लीकेज केस, जो कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी। तो सबसे पहले इन रे गैस लीकेज एट एलजी पॉलीमर प्लांट, ये हो गया इसका साइटेशन, ये हो गया इसका साइटिंग नेम। अब यहाँ से स्टीरीन गैस लीकेज हुआ था, जो पॉलीमर और कोपॉलीमर जिससे बनता है, मतलब इससे प्लास्टिक्स और अदर भी प्लास्टिक मटेरियल्स बनते हैं। एनएचआरसी और एनजीटी हैज़ टेकन कॉग्निजेंस। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 121 के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट आर्टिकल 121 के अंदर आता है, हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट, और इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स लोगों का वायलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट प्लस हेल्थ ऑफ द पीपल को नुकसान पहुँच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सू मोटो कॉग्निजेंस लिया, प्लस एनजीटी ने डायरेक्ट किया एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी को कि वो 50 करोड़ डिपॉजिट करे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, और ये केस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर आता है। इन स्टार्टिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई करवाई थी और बोला था कि एलजी पॉलीमर प्लांट स्ट्रिक्टली लायबल है। फिर बाद में क्या हुआ, अगर स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी हम अप्लाई करते तो हो सकता कि वो जो एक्सेप्शंस लेके एलजी पॉलीमर प्लांट निकल जाता, पर अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये एरर था और इसलिए उन्होंने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लिखी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लग रही है। और यहाँ पे जो एलजी पॉलीमर प्लांट है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि जो 1961 में जो एलजी पॉलीमर प्लांट है, 1997 में ये इसका नाम रीनेम हुआ। पहले ये हिंदुस्तान पॉलीमर था, फिर 1978 में ये मैकडॉवेल एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मर्ज हुआ, विच इज़ अ विजय माल्यास यूजी कंपनी। फिर उसके बाद इसका 100% टेक ओवर चला गया साउथ कोरियन कंपनी के पास, जिसका नाम है एलजी केमिकल कंपनी। फिर उसके बाद हिंदुस्तान पॉलीमर रीनेम हुआ और अब बन गया एलजी पॉलीमर प्लांट 1997 में। तो अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगाते हैं तो जैसे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिकन कंपनी थी और उनको पे करने आना पड़ा, तो हो सकता है कि यहाँ पे भी विकेरियस लाइबिलिटी के थ्रू, विकेरियस लाइबिलिटी मतलब रिस्पोंडेंट सुपीरियर, फिर मैंने बोला विकेरियस लाइबिलिटी इक्वल्स टू रिस्पोंडेंट सुपीरियर, ये नाम हम आपको याद रखें। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है इफ़ अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूँ और करवा रही हूँ किसी से, तो मैं उस एक्ट के लिए खुद भी लायबल होंगी। इफ़ एन एक्ट डन बाय अनदर पर्सन और मेरे डायरेक्शन में हो रहा है या फिर मेरे अंदर हो रहा है, जो इंसान मेरे कंपनी में वो कर रहा है, और अगर उससे डैमेज होता है तो मैं खुद लायबल होंगी। एक्ट थ्रू बाय अदर पर्सन इज एक्ट थ्रू हिमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है विकेरियस लाइबिलिटी भी लग जाए आगे जाके। फ़िलहाल तो ये केस को सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग पे डाल दिया गया है। अब आते हैं एक डिफरेंस पे, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो होती है वो वहाँ पे जो डैमेजेस और कंपनसेशन पे होते हैं वो क्वांटम एंड नेचर ऑफ डैमेज, जितने क्वांटम या डैमेज का जो नेचर है वो कॉज हुआ है जैसे उस पर डिपेंड करता है। पर यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन इंटरप्राइज की देखने के बाद कंपनसेशन पे की जाती है, बताया जाता है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एस्केप वर्ड एसेंशियल नहीं है और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एस्केप वर्ड एसेंशियल है। मे बी पीएन भागवती आफ्टर सीइंग ऑल दिस और फ्यूचर कंडीशन को देखने के बाद ही उन्होंने ये अपना प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इवॉल्व किया था। तो जो एस्केप वर्ड यूज़ होता है कि नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, इफ़ एस्केप द हैज़ार्डियस सब्सटेंस फ्रॉम दैट नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, दैट लैंड, तब वहाँ पे
strict liability, then a person will be strictly liable. पर absolute liability में कहीं भी enterprises where hazardous substances being made or using, वहाँ पे कहीं भी escape word नहीं यूज़ है. तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो भी workers भी अगर enterprise के अंदर, industries के अंदर काम कर रहे हैं और उसमें किसी के health और safety अगर नुकसान उनको पहुँच जाता है, health और safety का, तो वहाँ पे वो क्या होगा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अप्लाई होगी. यहाँ नो एक्सेप्शन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैविंग द एक्सेप्शन. हेल्ड इन द केस वेयर सिंगल डेथ इज़ रिपोर्टेड. और ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे एक सिंगल डेथ भी रिपोर्ट की गई है. सो दैट्स इट. See the full video, like this video, subscribe the channel and share this video. And अगर आप पे कोई comments हैं तो please make it on the comment box ताकि हमें और पता चले. और अगर आप चाहते कोई और videos किसी ऐसे current issue में related to law बने तो उसको भी लिखिए. So thank you so much.